नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 23 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वस्त्रों की सिलाई। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम वस्त्रों की सिलाई किन किन उपकरणों के द्वारा की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलाई मशीन किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से हमें उसको यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ वस्त्रों की सिलाई करते समय वस्त्रों का नाप किस प्रकार से लिया जाता है, इंच टेपों को नापा जाता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और वस्त्रों की सिलाई करते समय ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लेसन है। चलते हैं टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, यदि हम देखें तो प्राचीन समय से ही आदि मानव जो था अपने शरीर को बाहरी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वस्त्रों का उपयोग करता था। तो उस समय वस्त्र तो थे नहीं, तो अपने तन को ढकने के लिए वो पशुओं की छाल है, वृक्षों की छाल है, पत्ते हैं आदि का उपयोग वो करता था। और ये सभी वस्तुएं जो है उसका तन ढकने, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से, सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाव करने के लिए उसकी सुरक्षा करती थी। परंतु जैसे जैसे संस्कृति और सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे मानव भी विकसित होता गया, उसकी सोच बदलती गई। और जैसे जैसे वो शिक्षित होता गया, उसमें संस्कार बनते गए विभिन्न प्रकार के, और उसका सामाजिकरण होता गया, जिसके कारण उसमें भी जो है व्यवस्थित ढंग से वस्त्र पहनने की इच्छा जागृत हुई। और उसने जो है धीरे धीरे पत्तों और घास को आपस में गूंथना शुरू किया। और फिर गूंथ करके वो जो है फिर अपने शरीर के आकार के अनुसार जो है उसको गूंथ करके और फिर वस्त्र बना करके वो उसको पहनने लगा। धीरे धीरे मानव ने जो है फिर वस्त्र बुनना भी शुरू किया, है ना। फिर उसने रेशे से लेकर वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया जो है मानव जो है वो हाथ से करने लगा। धीरे धीरे ये विकास, जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, जैसे जैसे मानव शिक्षित होता गया, वैसे वैसे जो है वो उसे जो है वस्त्र बनाने की कला उसमें विकसित होती गई। और धीरे धीरे वो वस्त्र बनाने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे मानव ने वस्त्र बुनना भी शुरू कर दिया। अब उसने रेशों से लेकर के वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया जो है वो मानव हाथ से ही संपन्न करने लगा। फिर उसने जो है धीरे धीरे पहले हाथ की पुनी बना करके पुनी से जो है रेशों को काटता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे वस्त्र बनाने लगा। फिर उसने चरखे से काटना शुरू किया। फिर ऐसे धीरे धीरे जो जा करके और सभी मशीनों का भी विकास हुआ। फिर उसने शुरू के अंदर जब वस्त्र बनाए तो वो बिना काट छाट के ही वस्त्र बनाता था। सिर्फ अपने शरीर को लपेटने के लिए, ढकने के लिए वस्त्र बनाता था। तो कोई वो नाप नहीं लेता था, कोई काट छाट नहीं करता था वस्त्रों की, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य का विकास होता गया, और इसी विकास की कड़ी में वस्त्र को अपनी शारीरिक संरचना और आकार के अनुसार वो धीरे धीरे फिर उसमें काट छाट करने लगा और अपने हाथों से वस्त्र को सिलने लगा। अब देखो, कटाई छटाई का धीरे धीरे फिर कटाई छटाई का जन्म हुआ। फिर मशीनी युग शुरू हुआ। तो सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार जो है एक अंग्रेज के द्वारा किया गया 1790 ईस्वी के अंदर। और इसका अनुसरण करते हुए फिर एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो था, इसने भी 1830 के अंदर एक मशीन बनाई थी। और ये मशीनें जो थी सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं नहीं बन पाई, है ना। इनका उपयोग घर में नहीं किया जा सकता था। इस क्षेत्र में सफलता, सबसे पहली जो सफलता थी वो एलियास होती एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाई गई मशीन को प्राप्त हुई। उनके द्वारा, एलियास होती के द्वारा बनाई गई जो मशीन थी उसको जो है घरेलू कार्यों के अंदर यूज़ किया गया। अब सन 1846 के अंदर इन्होंने एक तत्संबंधी एकस्व अधिकार भी प्राप्त किया और सिलाई मशीन को और ज़्यादा उन्नत बनाने के क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया वैसे तो। और इनमें A.B. विल्सन जो थे, आइजैक मैरिट सिंगर जो थे, इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने सिलाई मशीन बनाने में विशेष रूप से अपना योगदान दिया। और सिंगर ने बाद में जो है फिर पैरों की मशीन भी बनाई, है ना। और फिर उसके बाद जो है वो सिलाई करना और ज़्यादा सरल हो गया जब पैर की मशीन बन गई। पैर की मशीन का जब आविष्कार हुआ तो उससे कपड़ा सिलना और ज़्यादा सरल हो गया। अब कम समय के अंदर जो है कपड़ों को सिला जाने लगा। अब देखो बच्चों, भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले 1935 के अंदर उषा सिलाई मशीन का कारखाना स्थापित किया गया। प्रश्न आता है कि भारत के अंदर सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1935 में। कौन सी मशीन बनी थी? सबसे पहले उषा सिलाई मशीन आई थी हमारे यहाँ पर।
और इसी का कारखाना स्थापित किया गया था। वैसे तो सिलाई मशीन का आविष्कार एक अंग्रेज के द्वारा 1790 में हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद भारत के अंदर सबसे पहले 1935 के अंदर बनी थी उषा सिलाई मशीन, इसी का कारखाना बना। और 20वीं शताब्दी में सिलाई मशीन उद्योग में अनगिनत नई तकनीकों का विकास हो गया और बाजार में भी कई कंपनियों की सिलाई मशीनें जो है उपलब्ध है और कीमती से कीमती और सस्ती दरों पर जो है ये मिलती है। वर्तमान समय में आधुनिक सिलाई मशीनें जो थी वो अनेक सुविधाओं से परिपूर्ण है और इनमें जो है सिलाई और कढ़ाई करने के साथ साथ काज बनाना है। देखिए बच्चों, वर्तमान समय में जो मशीनें आती हैं इसके अंदर काज बनाना, बटन टांगना, डोरियां लगाना, रफू करना, है ना, पिक्कू करना, है ना, किनारों को वाइडिंग करना जिसको हम पिक्कू करना बोलते हैं, और लेस लगाना, ये सभी कार्य जो है मशीन के द्वारा ही बहुत सरलता से हो जाते हैं, है ना। तो अब तो सिलाई मशीन जो है अब सिलाई मशीन को पाँव से भी नहीं चलाना पड़ता है, बिजली के द्वारा भी चलती है ना, जिससे कि श्रम कम लगता है, मेहनत कम लगती है और जल्दी सिलाई हो जाती है। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में परिधानों को सिला जाता है वहाँ पर मशीनें जो होती है बिजली से ही संचालित होती है, बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, मोटर से, और इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। वर्तमान समय में आज घर घर में सिलाई मशीनें आवश्यक रूप से जो है मिल जाती है। वर्तमान समय में हम देखेंगे तो हर घर के अंदर सिलाई मशीनें हैं, सभी इसका यूज़ भी करते हैं। छोटी मोटी सिलाई है, छोटे मोटे टाँके लगाने हैं, सभी लोग कर लेते हैं और इनका उपयोग वस्त्रों की सिलाई और मरम्मत के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। सिलाई मशीन के पुर्जों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हम करेंगे इस लेसन के अंदर, और मशीन में होने वाली छोटी छोटी खराबियों को भी हम ठीक किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में भी हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ देखिए बच्चों, तो ये है हमारी सिलाई मशीन, दिखाई दे रही है आपको। अब देखो सिलाई मशीन के विभिन्न भागों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिलाई मशीन के विभिन्न भागों को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। एक तो इसके 3 पोर्शन कर लेते हैं हम। एक है हमारा बैक पोर्शन, ये वाला बैक पोर्शन, ठीक है, और ये हमारा होगा आगे का फ्रंट पोर्शन, ठीक है, और ये हमारी कहलाएगी मशीन की बॉडी, ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला भाग कहलाएगा, इसका मशीन का नीचे वाला भाग, बेस, ठीक है, समझ में आया। वापस देखें एक बार, सिलाई मशीन के पुर्जों का अध्ययन करने के लिए हमने सिलाई मशीन को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले इसका बैक पोर्शन, पीछे वाला जो भाग होता है इसको बैक पोर्शन कहते हैं। आगे वाला जो भाग होता है इसको हम फ्रंट पोर्शन कहते हैं, और ये मशीन का जो ये भाग है ये मशीन की बॉडी कहलाती है, और जिसके ऊपर मशीन की बॉडी फिट है उसे हम कहते हैं इसका या तो बेड कह सकते हैं या फिर हम इसको जो है इसका बेस कह सकते हैं। समझ में आया, मशीन का बेस, इसके नीचे के पुर्जे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम इसके बैक पोर्शन पर। तो बैक पोर्शन की यदि हम बात करें बच्चों, तो देखो आपको गोल घेरा दिखाई दे रहा है, ये फ्लाई व्हील है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा फ्लाई व्हील है जो कि घूमता है, और फ्लाई व्हील के पीछे की ओर यहाँ पर हमारा जो है पीछे की तरफ जो है एक गोल गोल घेरा होता है जिसको हम बड़ी गरारी कहते हैं, ब्लैक कलर का, और उसी के नीचे छोटी गोल घेरा होता है जिसको हम कहते हैं छोटी गरारी, और एक फ्लाई व्हील होता है जिसकी सहायता से ये हत्था जो होता है, ये जो हमारा बैलेंस व्हील है वो घूमता है, किसकी सहायता से, फ्लाई व्हील की सहायता से, ठीक है। फ्लाई व्हील जो होता है ये क्या करता है, इसको हम मशीन को जब हम चलाते हैं तो सबसे पहले फ्लाई व्हील का ही उपयोग होता है। तो फ्लाई व्हील जो होता है ये इस हत्थे से जुड़ा होता है ना, और किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये एक स्टॉप मोशन स्क्रू के द्वारा जुड़ा होता है जो कि पीछे की तरफ लगा होता है। तो इसके पीछे के पोर्शन में एक बड़ी गरारी, छोटी गरारी, उसके ऊपर फ्लाई व्हील लगा होता है जिसको हम चलाते हैं, गोल 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 घुमाते हैं, घुमाने का कार्य करते हैं हम ऐसे 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 ऐसे, है ना, और ये हमारा गोल जो दिख रहा है आपको ये होता है हत्था। तो बैक पोर्शन के अंदर कितने भाग हो गए, देखो सबसे पहले, और एक होता है हैंडल ड्राइवर। हैंडल ड्राइवर जो होता है ये क्या करता है, इसी के ऊपर फ्लाई व्हील लगा होता है, समझ में आया। हैंडल ड्राइवर की सहायता से हम जब घुमाते हैं, है ना, फ्लाई व्हील से जब हम घुमाते हैं, हैंडल ड्राइवर होता है उसी से फ्लाई व्हील जुड़ा होता है, और ये हमारा हत्था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस व्हील भी कहते हैं, इसको हत्था भी कहते हैं। इसी के पीछे जो आपका
ये जो आपका क्या कहते हैं हैंडल ड्राइवर जो होता है ये छोटी गरारी से जुड़ा होता है, छोटी गरारी बड़ी गरारी से जुड़ी होती है। और इसी के पीछे जो होता है एक हम कहते हैं कि स्टॉप मोशन स्क्रू लगा होता है। तो जब हमारा हत्था जाम हो जाता है तो हम स्टॉप मोशन स्क्रू जो होता है उसको खोल करके और फिर यहाँ से साफ़ सफाई करके फिर हम इसको वापस से कस देते हैं। तो तेल लगा देते हैं, थोड़ा इसको ऑयलिंग कर देते हैं जिससे कि हमारे पुर्जे स्मूथली चलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शंस कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने के कारण पुर्जे जो होते हैं वो आसानी से चलने लग जाते हैं, मशीन वापस नहीं हो जाती है। तो ये था हमारा पीछे का पोर्शन। अब देखो अभी पीछे के पोर्शन में और चीज़ बाकी है। यहाँ पर हमारा जो होता है एक होता है ये बॉबिन बाइंडर होता है। तो बॉबिन बाइंडर जो होता है इसके अंदर एक छड़ लगी होती है, लोहे की एक छड़ लगी होती है। इसी के अंदर हम जो है फिरकी को डाल करके और धागा भरने का कार्य करते हैं। फिरकी में धागा भरने का कार्य ये बॉबिन बाइंडर करता है। समझ में आ गया? ये जो गोल होता है इसको कहते हैं बैलेंस व्हील। इसके पीछे हैंडल ड्राइवर छोटी गरारी से जुड़ा होता है, छोटी गरारी बड़ी गरारी से, बड़ी गरारी जो होती है के पीछे स्टॉप मोशन स्क्रू होता है और ये फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है। ठीक है, पीछे का पोर्शन समझ में आया? अब यहीं पे हमारा जो है एक स्टिच लेंथ कंट्रोलर होता है। ये जो स्टिच लेंथ कंट्रोलर होता है ये क्या करता है कि देखो नाम से मालूम चल रहा है, टाँके की लेंथ को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसको हम ऊपर नीचे करके ये जो होता है 1 से इसके ऊपर 0 से लेकर 5 तक अंक लिखे होते हैं और इन अंकों के अनुसार जैसे हमें टाँका मोटा करना होता है तो हम इसको ऊपर ले जा करके टाइट कर देते हैं। यदि हमें छोटा टाँका लाना है कपड़े के ऊपर तो हम इसको 2 पे रखते हैं, 3 पे रखते हैं, है ना। 1 से लेके 5 तक इसके ऊपर नंबर्स लगे होते हैं। हमको जिस प्रकार का टाँका रखना है, टाँके की स्टिच की लेंथ किस प्रकार से रखनी है उसको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। समझ में आया? तो जब हमें टाँका बारीक रखना है तो इसको हम 2 पे कर देंगे, 3 पे कर देंगे और इसको पेज को टाइट कर देंगे वहाँ पर उस नंबर पे ले जा करके, तो हमारा टाँका वैसे ही आएगा। यदि हमें बड़ा टाँका लगाना है कपड़े पर तो हम इसको 5 पे कर देंगे और फिर कस देंगे और फिर मशीन पे टाँका लगाएंगे कपड़े पे तो बड़ा स्टिच आएगा। समझ में आया? तो ये क्या करता है कि स्टिच की लेंथ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं स्टिच लेंथ कंट्रोलर। समझ में आया? तो ये क्या था हमारा बैक पोर्शन। ये क्या था? बैक पोर्शन। एक बार फिर से चलेंगे हम बैक पोर्शन के अंदर। सबसे पहले हमारा होता है हैंडल ड्राइवर होता है। हैंडल ड्राइवर से फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। ये जो हैंडल ड्राइवर होता है ये छोटी गरारी जो होती है बड़ी गरारी से जुड़ी होती है। बड़ी गरारी के पीछे की ओर एक हमारा स्टॉप मोशन स्क्रू होता है जो कि इस बैलेंस व्हील से जुड़ा होता है। ठीक है, जब हमारा हत्था जाम हो जाता है तो हम इस स्टॉप मोशन जो स्क्रू होता है इसको खोल करके व्यवस्थित करके तेल वेल लगाकर ऑयलिंग लगाकर वापस से कस देते हैं तो ये हमारा हत्था इजीली चलने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉबिन बाइंडर होता है। बॉबिन बाइंडर जो है फिरकी के अंदर धागा भरने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा स्टिच लेंथ कंट्रोलर जो कि स्टिच की लेंथ को कंट्रोल करता है। छोटा स्टिच लेना है, बड़ा स्टिच लेना है, किस प्रकार का टाँका हमें लगाना है उस टाँके को लगाने के लिए ये कंट्रोलर होता है। इसको सेट करके हम अपने अकॉर्डिंग टाँका उस कपड़े पर लगा सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा बैक पोर्शन। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब देखो ऊपर आपको यहाँ पर देखो धागे की गिट्टी डाली हुई है ना। तो ये जो लंबी लंबी 2 स्टिक्स जो छड़ लगी हुई है लोहे की ये कहलाती है स्पूल पिन। क्या कहलाती है? स्पूल पिन। इस स्पूल पिन के अंदर अब देखिए ये जो स्पूल पिन होती है इस स्पूल पिन में हम गिट्टी लगाते हैं। हमारी धागे की गिट्टी को यहाँ पर रखते हैं फिर यहाँ से धागा जाता है। समझ में आया? तो ये स्पूल पिन क्या कार्य करती है? इस स्पूल पिन का क्या कार्य है? धागे की गिट्टी इसमें लगाई जाती है। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। देखो अब चलते हैं हम आगे फ्रंट पेज। ये हमारी बॉडी हो गई मशीन की। ठीक है, फ्रंट पे अब हम पढ़ेंगे इसका फ्रंट पोर्शन। ठीक है, फ्रंट पोर्शन के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले चलते हैं हम, एक होता है हमारा प्रेशर बार। ये हमारा जो होता है प्रेशर कंट्रोल स्क्रू होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल स्क्रू, जो कि जब हम सिलाई करते हैं तो उस समय जो प्रेशर आता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये कपड़े पर जो कंट्रोल आता है उस कंट्रोल को बैलेंस करने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल स्क्रू।
समझ में आ गया? आया समझ में? अब देखो इसी के पास में एक छोटा सा जो होता है निडल बार लगा होता है। तो निडल बार जो होता है, निडल स्क्रू होता है या फिर निडल बार भी कह सकते हैं, निडल स्क्रू भी कह सकते हैं। तो ये निडल स्क्रू जो होता है ये प्रेशर कंट्रोलर स्क्रू के पास ही होता है, जो कि निडल के जो छड़ होती है, इसकी जो स्टिक होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। समझ में आ गया? तो दो यहाँ पर हो गए, एक तो हो गया प्रेशर कंट्रोल स्क्रू और एक हो गया निडल स्क्रू। तो प्रेशर कंट्रोल स्क्रू जो होता है कपड़े पर लगने वाले प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसको हम ढीला टाइट करके व्यवस्थित कर सकते हैं। और निडल स्क्रू जो होता है ये भी निडल को सेट करने के लिए या उसको उसकी जो स्टिक होती है उसको टाइट और ढीला करने के लिए ये कार्य करता है, इसका कार्य करता है। समझ में आ गया? अब देखो इसका जो आगे स्टील की जो प्लेट लगी होती है, मशीन के आगे एक स्टील की प्लेट होती है जिससे मशीन यहाँ से रखी हुई होती है। ये जो स्टील की प्लेट होती है इसको हम कहते हैं फेस प्लेट। क्या बोलते हैं? फेस प्लेट। ये स्टील की बनी होती है। समझ में आया? आया समझ में? अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर पीछे की ओर, ये मशीन के पीछे की बात हो रही है। पीछे के भाग के अंदर एक होता है प्रेशर फुट लिफ्टर। ये प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है ये मशीन के फ्रंट के थोड़ा सा पीछे के भाग में ही होता है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये हमारे जो प्रेशर फुट जो होते हैं, ये आपका प्रेशर फुट होता है। यहाँ पर 2 फुट्स लगे होते हैं, आपने देखा हो तो मशीन के नीचे की ओर होते प्रेशर फुट होते हैं। ये जो प्रेशर फुट होते हैं, इस प्रेशर फुट से फुट को जब हम कपड़ा सिल लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेशर फुट लिफ्टर की सहायता से इस प्रेशर फुट लिफ्टर को जब ऊपर करते हैं तो और फिर निडल से कपड़े को निकालते हैं, फिर इसके बाद कपड़े को हम बाहर निकालते हैं। ये फुट्स को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। समझ में आया? कौन? प्रेशर फुट लिफ्टर। जब हमें कपड़ा सिलना शुरू करना होता है तो सबसे पहले हम कपड़े को प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ करते हैं, प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की ओर करेंगे, कपड़े को इसके अंदर डालेंगे, फिर वापस प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की ओर करेंगे और फिर हम मशीन चलाएंगे। समझ में आया? तो ये प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है वो इस तरीके से कार्य करता है। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ये हमारा है हेड गाइड। ये देखो सबसे पहले हम चलेंगे इधर। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो आपका प्रेशर कंट्रोल स्क्रू जो है इसी के नीचे की ओर यहाँ पर जो है ये जो आपका प्रेशर फुट लिफ्टर जो है यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर जो है एक थ्रेड टेंशन डिवाइस लगा होता है। ये थ्रेड टेंशन डिवाइस जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक स्प्रिंग होती है, 2 गोल पत्तियां होती है और सामने एक पेच लगा होता है। अब ये 2 पत्तियों के बीच में धागा जो होता है कंट्रोल रखता है ना। ये धागे को ढीला जोड़ना है या टाइट कसना है, इसके लिए ये स्क्रू पेच दिया होता है इसके अंदर और ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करता है। आया समझ में? तो सबसे पहले धागा जो होता है स्पूल पिन से होकर के कहाँ आता है, स्पूल पिन से होकर के धागा आता है आपके। देखिए बच्चों यहाँ से स्पूल पिन से धागा जो होता है इधर एक छोटा सा स्टील का खांचा दिया होता है, इसी के अंदर से इसको थ्रेड बेड बोलते हैं। और यहाँ से धागा निकाल करके और फिर हम जो है किस में डालते हैं, थ्रेड टेंशन डिवाइस में पिरोते हैं। उसकी प्लेट के बीच में धागे को पिरो करके और फिर हम जो होते हैं इस धागे को थ्रेड टेकअप डीलर के अंदर डाला जाता है, लिफ्टर के अंदर डाला जाता है। थ्रेड टेकअप लिफ्टर के अंदर इसको डालते हैं और फिर यहाँ से ये धागा जो होता है फिर जो है हेड गाइड के अंदर से होता हुआ और फिर इसको नीडल के अंदर पिरोया जाता है। एक बार फिर ध्यान दो, सबसे पहले धागा स्पूल पिन से आएगा। स्पूल पिन से यहाँ पर एक खांचा बना होता है लोहे का, गोल खांचा होता है, इसको बोलते हैं हम थ्रेड बेड। इस थ्रेड बेड से धागा यहाँ से होता हुआ फिर जो है थ्रेड टेकअप लीवर के अंदर जाता है, यहाँ से पिरो करके फिर हम धागे को हेड गाइड के अंदर डालते हैं और यहाँ से ये धागा जो होता है हमारे नीडल के अंदर पिरोया जाता है। आया समझ में? और
देखो ये नीचे के हिस्से को अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो नीचे का हिस्सा जो होता है, यहाँ पर अभी मैंने देखा था कि प्रेशर फुट होते हैं यहाँ पर दो, और प्रेशर फुट जो होते हैं इसको कंट्रोल करने वाला होता है लीवर। हाँ, लीवर होता है। अब देखो अभी हमने देखा था प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। ये प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है इसको ऊपर नीचे करके, और हम प्रेशर फुट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फुट्स को नीचे ऊपर कर देते हैं, कपड़े को निकालने के लिए ऊपर करते हैं, फिर कपड़े को वापस जब सिलने लगते हैं तो वापस नीचे करते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर से। और सुई को देखो, ये आपकी नीडल बार होती है। यहाँ पर जो है नीडल बार, इधर एक स्क्रू लगा होता है, आया समझ में? नीडल स्क्रू होता है। नीडल बार जो होता है, नीडल बार एक छड़ होती है, ये भी एक छड़ होती है, लोहे की स्टिक होती है। इस स्टिक से ये देखो, ये नीडल स्क्रू होता है। नीडल स्क्रू जो होती है अंदर की तरफ से जा रहा है ये स्क्रू, और ये एक छड़ की तरह होता है। इसी के नीचे जो होता है एक नीडल स्क्रू होता है, इसको खोल करके हम इसके अंदर जो है वो सुई डालते हैं। समझ में आया? तो जब हम इसके अंदर सुई डालते हैं तो सुई जब हम इसके अंदर, कभी कभी जब हमें सुई को चेंज करना होता है तो हम इस स्क्रू को खोल करके और सुई को हम अंदर भी डाल सकते हैं, है ना। और इसके अंदर सुई का जो है, अब देखिए बच्चों, ये नीडल बार, इसको हम नीडल स्क्रू भी कहते हैं और क्लैंप स्क्रू भी कहते हैं। जब हमें सुई चेंज करनी होती है, इसकी नीडल चेंज करनी होती है, तो हम इसे स्क्रू को, नीडल स्क्रू या क्लैंप स्क्रू को खोलकर और फिर इसके अंदर सुई को लगाते हैं। सुई लगाया, अब चलते हैं आगे। अब देखो नीचे की ओर यहाँ पर एक स्टील की प्लेट लगी होती है, दिख रही है आपको? दिख रही है प्लेट? इसको हम स्लाइड प्लेट कहते हैं। ये स्टील की होती है और इसको खोलते हैं, बाहर की तरफ जब खींचते हैं तो ये खुल जाती है। ये हिस्सा जब खुलता है तो नीचे की तरफ बॉबिन लगी होती है, जिसके अंदर फिरकी लगी होती है। तो बॉबिन को जब धागा खत्म हो जाता है तो बॉबिन को निकाल करके उसमें वापस से हम धागा जो है बॉबिन बाइंडर से भरकर और फिर वापस से उसको बॉबिन में सेट करके और वापस से हम जो है स्लाइड प्लेट को हटा करके अंदर लगा करके वापस स्लाइड प्लेट को ढक देते हैं। तो ये जो चौकोर प्लेट दिखाई दे रही है स्टील की, इसको कहते हैं स्लाइड प्लेट। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। हमारी इसको, ये जो हमारी डी के शेप की जो प्लेट दिखाई दे रही है स्टील की, इसको हम डॉग फीड भी कहते हैं, फीड डॉग भी कहते हैं, और इसको हम दात्री प्लेट भी कहते हैं, और इसको नीडल प्लेट भी कहते हैं। चूंकि इसके ऊपर नीडल लगी होती है इसलिए इसको नीडल प्लेट भी कहते हैं, इसको फीड डॉग भी कहते हैं और इसको दात्री प्लेट भी कहते हैं। समझ में आया? अब ये जो स्टील की प्लेट होती है, इसके अंदर देखो, यहाँ पर दात्री प्लेट जो होती है इसके अंदर दांते लगे होते हैं, और ये दांते जो होते हैं कपड़े को आगे खिसकाने का कार्य करते हैं। जब हम कपड़े को यहाँ लगाते हैं और प्रेशर फुट लिफ्टर की सहायता से नीचे दबाकर जब सिलाई शुरू करते हैं हैंडल की सहायता से, जैसे ही सिलना शुरू करते हैं तो कपड़ा पीछे की ओर जाता है। क्यों जाता है? दात्री प्लेट से होकर। दात्री प्लेट जो होती है क्या करती है? कपड़े को पीछे की ओर धकेलने का कार्य करती है। इसको फीड डॉग भी कहते हैं, इसको दात्री प्लेट भी कहते हैं, इसको नीडल प्लेट भी कहते हैं। आया समझ में? ये कपड़े को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और ये कपड़े को आगे पीछे घुमाने का कार्य भी करती है। और जब हमारा टाँका ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फीड डॉग है इसके दांते घिस गए हैं, या फिर नीचे बहुत सारा कपड़ा, धागा जो होता है फंस जाता है बॉबिन के अंदर, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारा कपड़ा आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है मशीन के अंदर सिलाई करते समय। यदि नहीं बढ़ रहा है आगे की ओर, इसका मतलब ये है कि नीचे या तो बॉबिन में धागा फंस गया बहुत सारा, या फिर हमारे दांते जो है वो घिस गए हैं। दोनों में से एक कारण हो सकता है, तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए और हमारी जो स्लाइड प्लेट है इसको हटा करके और फिर हमें बॉबिन भी चेक कर लेनी चाहिए कि नीचे धागा तो नहीं फंसा है तो उसको निकालना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, फिर हमें कपड़े की सिलाई करनी चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा फीड डॉग। समझ में आया? आया समझ में? अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा या तो हम इसका बेस कह सकते हैं मशीन का, या फिर हम इसको इसका बेड भी कह सकते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से ये हमारी मशीन की संरचना होती है और ये हमारी मशीन के विभिन्न पुर्जे हैं जो कि विभिन्न तरीके से कार्य करते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा था स्लाइड प्लेट के अंदर से यहाँ पर बॉबिन लगी होती है, अंदर गोल घेरा होता है, इसमें बॉबिन होती है, इसको निकालते हैं, इसके अंदर फिरकी होती है गोल, फिरकी के अंदर धागा भरा जाता है बॉबिन बाइंडर से, फिर बॉबिन के अंदर डाल करके फिर हम वापस फिट करते हैं उसके अंदर, है ना। और जैसे ही फिट करके जैसे ही हम मशीन को हल्का सा थोड़ा चलाते हैं तो ये
बॉबिन से धागा जो होता है वापस बाहर निकल कर आ जाता है ना। और फिर हम वस्त्र धागे को पीछे व्यवस्थित करके और फिर प्रेशर फुट लिफ्टर को उठा करके कपड़ा लगा करके वापस प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करके और फिर हम जो है मशीन को चलाते हैं और हमारा कपड़ा जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। समझ में आया आपको कि हमारी सिलाई मशीन के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए बच्चों, हम बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया है हमारे। सबसे पहले देखो सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में बताया है। सबसे पहला दबाव पद छड़ यानी कि प्रेशर फुट स्टिक, ये धातु की बनी होती है। इसके नीचे क्या लगा होता है? प्रेशर फुट लगे होते हैं, 2 पाँव लगे होते हैं। देखिए आपने स्टील के 2 पाँव होते हैं जो चलते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं मशीन चलते समय। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, देखे थे। फिर हमारे जो प्रेशर फुट होता है ये क्या करता है कि दबाव पद छड़ के नीचे की ओर लगा होता है। ये जो हमारा प्रेशर फुट जो होता है ये जो इसकी स्टिक होती है उसके नीचे की तरफ लगा होता है मशीन में। अभी हमने देखा था नीचे वाले पोर्शन के अंदर लगा होता। ये एक पेच की सहायता से दबाव पद छड़ से जुड़ा होता है। इसके ऊपर एक पेच लगा होता है और ये आकार में 2 छोटे जूते के समान हमको दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं प्रेशर फुट, इसे पैर भी कहते हैं, ठीक है। और ये निडल बार में लगा होता है, जहाँ पर सुई लगी होती है वहीं उस सुई के सुई इसी में से तो होकर के अंदर जाती है और बॉबिन से धागा लेके आती है वापस बाहर, है ना। तो ये कहलाता है हमारा प्रेशर फुट, ठीक है। सिलाई के कपड़े को ये दबाने का कार्य करता है। प्रेशर फुट का क्या कार्य है? सिलाई के कपड़े को दबाता है। अब आती है हमारी निडल स्टिक। निडल स्टिक या फिर हम निडल बार भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको जो है निडल स्क्रू भी कहते हैं। और इसका एक सिरा जो होता है ऊपर और एक नीचे की ओर होता है और नीचे के भाग में ही सुई लगी होती है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना। इसके बाद एक क्लैंप स्क्रू होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्लैंप स्क्रू, और सुई को कसने का कार्य करता है ना। और ये सुई को सुई की छड़ में फिट करने के लिए इस पेच का उपयोग किया जाता है। क्लैंप स्क्रू भी कहते हैं इसको, निडल स्क्रू भी कहते हैं। और स्क्रू को ढीला करके हम सुई को ऊपर नीचे कर सकते हैं। टूट गई है सुई तो बाहर निकाल सकते हैं, और वापस सुई लगानी है तो सुई का गोल हिस्सा अंदर बाहर की तरफ रहेगा और चपटा हिस्सा अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। जब सुई को लगाते हैं तो उस समय सुई का गोल हिस्सा बाहर की तरफ और चपटा हिस्सा अंदर की तरफ रखते हैं। अब चलते हैं स्पूल पिन। स्पूल पिन जो होती है ये 1 या 2 गोल कीलों के समान होती है जो मशीन के ऊपर लगी होती है। अभी मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हम गिट्टी रखते हैं ऊपर, धागा की रील वहीं लगाई जाती है और वहीं से धागा जो है वो आगे सप्लाई होता है सभी जगह। अब आता है हमारा प्रेशर फुट बार लिफ्टर। प्रेशर फुट बार लिफ्टर जो होता है ये दबाव पद की छड़ पर एक घुमावदार रोड लगी होती है, और ये घुमावदार रोड जो होती है इसको ऊपर नीचे करने के बाद दबाव पद जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और इसको कपड़ों को सिलते समय हम वस्त्रों पर दबाव डालने के लिए इसको नीचे की तरफ कर देते हैं, और जब हमें कपड़े को बाहर निकालना होता है तब हम प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की तरफ करके और कपड़े को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए थ्रेड टेंशन डिवाइस जो होता है डिस्कस, ये क्या होता है? ये भाग धागे के तनाव को नियंत्रित करता है, धागे को नियंत्रित करके और भेजता है नीचे की ओर, है ना, निडल में। अब इसमें एक स्प्रिंग होती है, 2 गोल पत्तियां होती है, इसके सामने एक पेच लगा होता है, और इसको कसने और ढीला करने पर धागे का तनाव जो है कम और अधिक किया जा सकता है। धागे को ढीला और टाइट करने के लिए इसका उपयोग होता है, इसको कहते हैं थ्रेड टेंशन डिवाइस, ठीक है। और इसके पीछे ही 2 चक्रियों को थ्रेड टेंशन डिस्कस कहा जाता है। 2 चक्रियाँ के बीच में धागा निकलता है और सामने का धागा इन्हीं चक्रियों के बीच से निकल करके और टेकअप लीवर से निकाल करके और फिर सुई में पिरोया जाता है। वो जो गोल पीस लगा होता है नीचे की ओर, थ्रेड टेंशन डिवाइस के नीचे की ओर एक गोल कुंदा लगा होता है, इसको हम कहते हैं टेकअप लीवर। ये टेकअप लीवर जो होता है वहाँ से धागे को निकाल कर टेकअप लीवर में डालकर फिर हम जो है हार्ड स्क्रू में डाल करके और फिर नीडल में पिरोते हैं। अब देखिए टेकअप लीवर जो होता है ये मशीन का मुख्य प्लेट पर लगा होता है, आगे की तरफ लगा होता है, और थ्रेड टेंशन डिस्कस से धागे को निकाल करके टेकअप लीवर में डालते हैं, और टेकअप लीवर से फिर जो होता है धागा जो होता है वो हार्ड गाइड में डालकर और फिर वहाँ से नीडल में डाला जाता है। सिलाई करते समय फ्लाई व्हील के घूमने से यह लीवर ऊपर नीचे होकर के और टाँका लगाने का कार्य करता है।
अब देखिए मुखपट। मुखपट जो होता है इसका आगे, मशीन का आगे का फ्रंट भाग जो होता है स्टील का बना होता है, इसको कहते हैं मुखपट, और जो सामने की ओर रहता है। और इसी पर टेकअप लीवर होते हैं, इसी पर थ्रेड टेंशन डिवाइस होता है ना। इसी पर जो है हर्ड गाइड होता है, ठीक है। इसी पर जो है पीछे की ओर प्रेशर फुट लिफ्टर लगा होता है, और इसी के नीचे जो है वो सुई लगी होती है ना। ये आगे का मुख कहलाता है, स्टील का बना होता है। फिर आती है हमारी स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट जो होती है ये स्टील के बनी चौकोर हिस्सा होता है, जो हमने देखा था नीचे की तरफ होता है लगा हुआ चौकोर, और नीडल प्लेट के साथ लगा होता है। इसको बाईं ओर सरका करके और आसानी से हम बॉबिन को निकाल लेते हैं, और फिरकी को वापस से भर के और वापस से बॉबिन में डालकर और वापस से हम जो है स्लाइड प्लेट को बंद कर देते हैं, है ना। फिर आती है नीडल प्लेट। नीडल प्लेट जो होती है ये सुई और प्रेशर फुट के नीचे की और स्टील की बनी हुई प्लेट होती है, और नीडल प्लेट को हम फीड डॉग भी कहते हैं, इसको हम दात्री प्लेट भी कहते हैं, है ना। और इसमें बने जो छेद होते हैं, इसमें एक छेद होता है जो कि जिसमें सुई जाती है अंदर की ओर और बॉबिन से धागा ऊपर लेके आती है, और इसी के ऊपर नीडल प्लेट पर ही जो है वो दांते लगे होते हैं। और ये दांते जो होते हैं ये क्या करते हैं कि सिलाई करते समय वस्त्रों को आगे की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। आया समझ में? सिलाई करते समय छेद से ही सुई अंदर बाहर जाती है और टाँके लगाने का कार्य करती है, और इसके नीचे लगे कपड़े को दांते जो होते हैं वो आगे की ओर खिसकाने का कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा बॉबिन बाइंडर। बॉबिन बाइंडर जो होता है ये फ्लाई व्हील के सहारे लगा एक छड़ के समान पिन होती है, हमने देखी थी, पीछे की ओर लगी हुई होती है, बैक पोर्शन के अंदर होती है, फ्लाई व्हील के सहारे उधर ही लगी होती है। एक लोहे की छड़ होती है ना, एक पिन के समान होती है, तथा इसके अंदर हम बॉबिन की फिरकी जो होती है उसको डाल करके और धागा भरते हैं, बॉबिन बाइंडर बोलते हैं उसको। और टाँका नियामक जो होता है ये होता है हमारा स्टिच कंट्रोलर, है ना। हमने अभी देखा था स्टिच रेगुलेटर या फिर स्टिच कंट्रोलर होता है, और ये मशीन के पीछे पर सामने की ओर लगा होता है, लंबा खांचा होता है, इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसको टाइट और ढीला करके ऊपर नीचे करके और हम बकिए टाँके को छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। हाँ, स्टिच कंट्रोलर कहते हैं इसको, स्टिच लेंथ कंट्रोलर, है ना, या टाँका नियामक कहते हैं। अब देखो इस खांचे की जो साइड होती है इसके अंदर 0 से 5 तक नंबर लगे होते हैं। 0 से ऊपर की ओर आने पर बखिया बारीक से मोटा होता जाता है, यानी कि 5 नंबर तक आने पर बखिया सबसे मोटा और 3 नंबर से नीचे जाने पर बखिया बारीक हो जाता है। फिर आती है हमारी प्लाई व्हील। प्लाई व्हील जो होता है ये गोल पहिया होता है, हमने देखा था अभी पीछे की ओर होता है, बैक पोर्शन में प्लाई व्हील होता है, इसको घुमाने पर ये मशीन चलती है, और इसी के ऊपर हत्था लगा होता है, या जब ये आगे की ओर घूमता है तो मशीन चलती है और सिलाई कर पाते हैं हम आसानी से, और इसे ही जो है हत्थे की सहायता से घुमाया जाता है इसको, हैंडल की सहायता के ऊपर फ्लाई व्हील लगा होता है ना, और छोटी गरारी और बड़ी गरारी से ये जुड़ा होता है ना। इसके ऊपर एक स्टॉप मोशन स्क्रू भी होता है जो कि जिसको खोल करके हम इसके हत्थे को ठीक टाइट और ढीला व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर होता है बॉबिन और बॉबिन केस। देखो धागा लपेटने वाली जो फिरकी होती है इसको बॉबिन, और उसकी डिब्बी जो होती है जिसमें इसको रखा जाता है इसको बॉबिन केस कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने मशीन के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया, और मशीन के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और आप सभी मशीन के विभिन्न भागों के नाम याद करेंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। और जब आप सिलाई करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन सा भाग क्या है, क्या कार्य करता है, तो इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।